तो शर्म की बात है। 4 बच्चे या 5 बच्चे या 2 बच्चे माँ बाप पालते हैं उनको, और 2 बच्चे 4 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं रख सकते। मेरे हिसाब से वृद्धा आश्रम का कंसेप्ट ही गलत है। मैं माँ की पूजा बहुत करती हूँ, दुर्गा माँ की, इसीलिए शायद मेरे अंदर में इतनी पावर, इतनी शक्ति है। मैं निडर हूँ। अगर मुझे कभी अटल जी से भी बात करने का कभी मौका मिला है तो मुझे कभी डर नहीं लगा। ये हमारे देश के लिए एक नेमत है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, और मेरे ख्याल से उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए लोग। आपको ये डर था कि आप डूब जाएंगे, हमने बैठो, चलो बैठो। आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। जी हाँ, इस बेबाक मुलाकात में हम, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा किसी न किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के आते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हों। इसी क्रम में हम लेकर के आए हुए हैं आज के हमारे इस नए व्यक्तित्व को, जो कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए नया है, लेकिन वो समाज सेवा या फिर गो पालन के विषय में या फिर पशु पक्षियों से प्रेम करने के लिए वो बहुत पुराना नाम है, सभी लोग उनको जानते हैं। तो हम सभी स्वागत करते हैं श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी का। आप अपने बचपन के बारे में बताएं। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ जी। मेरा जन्म स्थान गया का है, और मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे बोध गया है जी, और जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जी जी। तो मुझे लगता है कि शायद वो मिट्टी का असर हो या कुछ हो, कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह मेरे मन में भाव है। गया की रहने वाली हैं, पैदाइश आपकी वहाँ की है, और 17 साल की अवस्था में आप मात्र इंटर पास थी, और फिर आप वो सारा कुछ छोड़ करके शादी हो गई आपकी और आप दिल्ली में आ गए। इतने बड़े देश की राजधानी में आप आ गई, तो कैसे आप सेटल कर पाई अपने आप? मेरे में एक चीज़ ज़रूर है कि दृढ़ता। जी। मैं किसी भी चीज़ को कभी नहीं सोचती कि ये काम हो नहीं सकता। मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत सोचना पड़ा, क्योंकि बिहार से वो सीधे अब देश की राजधानी में आते हैं। जी। घर का परिवेश भी कोई बहुत मॉडर्न नहीं था। जी। घर से बाहर निकलने की हम लोगों को आज़ादी नहीं थी। मतलब इस कॉलेज भी अगर गए तो मार्केट में भी जाके खुद शॉपिंग करने का भी हक नहीं था। रिक्शे से जाना, रिक्शे से वापस आना। आपका कहना बिल्कुल सही है कि, लेकिन मेरे अंदर में कभी नहीं था कि हम ये नहीं कर सकते। 17 साल की एज में शादी हुई, दुर्भाग्य से शादी का साल पूरा नहीं हुआ, फादर की डेथ हो गई। उनका पूरा 1 साल पूरा नहीं हुआ, मेरी मदर का डेथ हो गया। इंटर किया था बिहार में मगन यूनिवर्सिटी में 4 ईयर्स का डिग्री कोर्स था, और कायदे से दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल का होता था बीए। उस समय मैं प्रिंसिपल के पास गई जी, और वहाँ पर 2 ईयर्स, इंटर का मतलब है 2 साल ही मुझे बीए करना था। अच्छा। तो मुझे मुझे तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना था। बच्ची थी, बेशक शादी हो गई थी, लेकिन दिमाग में बचपना था और जिद था। प्रिंसिपल से जब मैंने कहा मैं अशोक विहार में रहती हूँ, तो अशोक विहार में एक कॉलेज है, लक्ष्मी कॉलेज जी, और मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो 3 साल पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो 2 साल ही पढ़ना है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसा होता नहीं है, आपको तो 3 साल करना पड़ेगा। नहीं, मुझे तो 2 ही साल पढ़ना है। और उसके बाद मैंने एक टेस्ट क्वालिफाई कर गई, मैं दिया गया, और मेरा एडमिशन डायरेक्ट 2nd ईयर में हुआ, लेकिन लिखा गया कि आपको फर्स्ट ईयर भी क्लियर करना है। अच्छा। जॉइंट फैमिली थी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरा इनके भाई भी थे, और सारी चीज़ें, मतलब फर्स्ट क्लास तो मैं करती नहीं थी क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना होता था, और लंच के टाइम में भाग के मैं घर, क्योंकि कोई था नहीं करने वाला। तो संघर्ष तो बहुत हुआ। उस समय अगर मेड नहीं हो तो मुझे खाना तो मैं खुद ही बनाती थी, मुझे कपड़े भी धोने पड़ते थे, मुझे सारा काम करना पड़ता था। और उसके 1 साल 1.5 साल के बाद मेरी बड़ी बिटिया भी आ गई। तो
2 साल जब मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया तो मेरी बड़ी बेटी आ चुकी थी और मैंने सिर्फ एक दिन की पढ़ाई की थी। लेकिन बिहारी हूँ ना, तो बिहार का मिट्टी में तो कुछ तो है, दम तो बहुत मिट्टी में ज्ञान तो है ही, ज्ञान पे। और बिहारी लोग ज्ञानी तो होते ही है, इसमें तो दो राय नहीं होता है। तो शायद वो था कि बेस बहुत मजबूत था। उसके बाद माइग्रेशन करके मैंने एमए किया और उसके बाद बीएड किया। मैंने साइकिल चलाना भी मैं नहीं जानती थी, जी लेकिन ज़रूरत पड़ता है तो मैं गाड़ी चलाती हूँ। मैं आज मुझे 26 साल हो गए, मैं बीजेपी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, जी जी। उसके बीजेपी प्रदेश में मैं हूँ और अलग अलग कई तरह के पोस्ट में रही हूँ मैं। अच्छा ये बताएं, आपकी जब आप पढ़ाई करना इंटर पास की हुई लड़की दिल्ली जैसे शहर में आई, 17 साल की अवस्था, और फिर जब आप यहाँ आई तो परिवार का कितना आपके साथ रहता था कोऑपरेशन? परिवार का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। अच्छा मैं सच बोलूँगी, मेरा परिवार का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। जी। और एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ यही बोलती थी कि प्लीज़ मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी, मुझे आज नाश्ता बनाने की छूट दे दो, एग्ज़ाम देने जाना है। तो संघर्ष तो बहुत रहा सुधांशु जी, संघर्ष तो बहुत ज़्यादा रहा, इसमें दो राय नहीं है। एक ही चीज़ को मैं दुख मानती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आप क्या प्रारब्ध में, आप क्या करके, क्या पिछले जन्म में क्या करके आए थे, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या फेस करना पड़ता है। लेकिन जब जन्म लिया है तो इस जन्म में ही सारा कुछ देखा, सब कुछ देखना है। और आपका विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप कुछ भी ये सोचे कि ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ मुझे लगता है कि आप जीवन, अगर किसी की मौत हो जाए तो आप जिंदगी वापस नहीं ला सकते, बाकी इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात। अच्छा ये बताएं आप कि आपका जानवरों के प्रति विशेष लगाव रहता है, खासकर गायों के प्रति, और किसी भी बेजुबान जानवर के लिए आप हमेशा समर्पित रहती हैं, ऐसा कुछ खास आपने देखा या फिर? मैंने आपको पहले कहा कि उस गया की मिट्टी का जी भगवान बुद्ध की तरह ही था कि तरह ही सोचती कि जन्म लेना, बड़ा होना, बूढ़ा होना, मर जाना, बीमार होना, मर जाना। तो सच पूछिए तो लाइफ को ये नहीं सोच रही हूँ, लेकिन एक आपको ज़िंदगी मिली है। अगर आपके अंदर में, अगर मुझे लगता है कि मुझे ठंड लग रही है तो मुझे लगेगा कि आपको भी ठंड लग रही है। जी बिल्कुल। मुझे भूख लग रही है तो लगेगा कि आपको भी भूख लग रही है। जरूर जरूर। और जब मैंने ये देखा है कि हम हिंदू हैं और किसी दूसरे लोगों के बारे में तो हम, जिनका भोजन है गाय, लेकिन मुझे अपने लोगों के से बहुत शिकायत है कि गाय का सिर्फ दूध निकालते हैं और उसको छोड़ देते हैं, बूढ़े होने के बाद उसको बेच देते हैं। जी जी जी। तो ये चीज़ है कि पता नहीं आपके यहाँ सुधांशु जी क्या है, लेकिन दिल्ली में गाय की दुर्दशा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। यहाँ की गाय सिर्फ कूड़ा खाती हैं, सिर्फ कूड़ा खाती हैं। ग्वाला शाम को ले जाता है और जाके दूध निकालता है और बेच देता है। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये गाय हमारी माता है और गाय की हम पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है जी। तो मुझे लगता है कि अगर सचमुच मेरे पास बहुत कुछ ऐसा मिल जाता तो मैं बहुत बड़ा काम, एटलीस्ट कम से कम गाय के लिए मैं बहुत ज़्यादा करती। मेरी एक गाय से मेरी दोस्ती भी हो गई थी। अच्छा। वो बेचारी गाय कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, बीच में बीमार पड़ी, मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में, और तब तक गाय वाले को एमसीडी उठा के ले गए। तो मैं वो सब सुबह 5 बजे गाय आ जाती थी और मैं उसको कैमरे से देखती थी कि वो आ गई। अगर वो 4 बजे आती थी तो वो सोचती थी कि नहीं उठाए, जाके चुपचाप गेट पे बैठ जाती थी, और मैं उसका दरवाज़ा जब गेट खोलती थी तो मुझे धक्का देती थी वो। अगर उसका बस चलता तो मेरे घर के ऊपर चढ़ जाती। जी जी। और मैं उसको कई दफ़ा वो मेरा हाथ भी खा जाती थी वो, और उसको अगर जख्म होता था तो मुझे बिल्कुल घिन नहीं आता था, मैं उसको पट्टी वट्टी करना, सब करना। तो मुझे ये लगता है कि आप दिखावे के लिए नहीं, आप ये कि लोग मेरी तारीफ करेगा, बहुत सारा ऐसा काम है जो लोगों को जानने की ज़रूरत भी नहीं है। समाज का सेवा हो, मुझे लगता है कि सबको खाना मिलना चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सबको खाना पीना रहना
सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं हो कि हम ये काम करेंगे तो मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छे कर्म करते हैं उसको भी भगवान देखता है, आप बुरे कर्म करते हैं उसको भी वो भी ईश्वर देखता है। जी जी आप अच्छे कर्म करके चले जाओ यहाँ से, क्योंकि हम लोग आए हैं एक टाइम लिमिट के लिए आए हैं, हमको हमें जाना तो पड़ेगा। तो हमें लगता है, और थोड़ी स्पष्टवादी हूँ मैं, मेरे बारे में लोग कहते हैं कि रेखा जी अंधे को अंधा बोलती हैं हम, तो मेरे से ये नहीं होगा कि आपको खुश करने के लिए आपको वो बात करेंगे, जो मुझे बात बुरी लगेगी मैं ज़रूर करूँगी, मैं वही बात बोलूँगी मैं। इसीलिए मेरे जैसे लोगों के 1000 दोस्त नहीं होते, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करती, मैं किसी का अहित नहीं करती। मुझे अभी भी कई सालों से मैं कायस्थ भी हूँ, और मैं अखिल भारतीय कायस्थ समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ। जी जी मुझे सभी लोगों से मैं कभी भी छोटा बड़ा नहीं करती सुधांशु जी। मुझे कई दफ़ा दुख होता है कि मेरे जैसे आदमी को दुनिया में नहीं आना चाहिए था। मुझे बराबर से एहसास होता है, क्योंकि इस दुनिया में आने के लिए डिप्लोमेट होना बहुत ज़रूरी है, चाटुकार होना बहुत ज़रूरी है, झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक और चीज़ है, राष्ट्रवाद की बात, क्योंकि बराबर हम जो जिस पार्टी से मैं हूँ और जो मेरी सोच है, मैं कट्टर हिंदू, इसमें दो राय नहीं है। ये जो सेकुलरिज्म की बात होती है, तो सेकुलरिज्म तभी रहेगा जब हिंदू होगा, हिंदू स्ट्रांग होगा। जिस दिन हिंदू कमज़ोर हुआ, वो सेकुलरिज्म का भूत सब उतर जाएगा। तो देश को बचाना है तो हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। देश में जो सरकार जिनकी है, मोदी जी की सरकार, जो जिस तरीके से मोदी हो या आपके यहाँ यूपी में योगी जी हो, ऐसे लोग अगर राजनीति में आए तो राजनीति में अच्छे लोगों का बोलबाला हो सकता है। जी जो शायद आप सोच सकते हैं कि मैं बायस्ड हूँ, नो आई एम नॉट बायस्ड। अगर वो लोग भी खराब होते तो मैं वही खराबी कहती। देश बचेगा तो हमारा धर्म भी बचेगा, और मात्र कायस्थ भी नहीं कह सकती। कायस्थ होने का मतलब है, मुझे मौका मिलता है तो वहाँ भी भाषण में देती हूँ कि हम लोग के पूर्वज ही तो थे विवेकानंद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शिकागो में जब पहला भाषण दिया था उन्होंने, ये तो नहीं कहा था कि गर्व से कहो कि मैं कायस्थ हूँ, उन्होंने कहा था गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूँ। तो हम लोगों को पहले हिंदू फिर कायस्थ। लोग अपने बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सा दिक्कत का अनुभव करते हैं, वो लोग वृद्धाश्रम की ओर प्रस्थान कराते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको भी अच्छा लगता है या नहीं, मुझे सच पूछिए तो ये कंसेप्ट ही बहुत गलत हो रहा है। वृद्धाश्रम तो होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। जी वो क्यों? वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि शर्म की बात है। 4 बच्चे या 5 बच्चे या 2 बच्चे माँ बाप पालते हैं उनको, और 2 बच्चे 4 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं रख सकते। माँ बाप को रखना क्या बहुत बड़ा गुनाह है। माँ बाप पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और वो बच्चा अपना एक न्यूक्लियर फैमिली में चला जाता है, क्योंकि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, उसके बाद तीसरा चौथा नहीं होना चाहिए। आप जरा सोचिए, बूढ़ा तो सबको होना है ना जी। आज आप अपने बच्चों के, आज अपने माता पिता के साथ आप करते हैं, कल आपसे भी बदतर आपका बच्चा आपके साथ कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से वैसे भी कानून बन रहा है, और सख्त कानून बनना चाहिए कि जो भी बच्चा, जो भी बेटा या बेटी हो, हक तो चाहिए उनको, माँ बाप की प्रॉपर्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो पहले तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि माँ बाप अपने प्रॉपर्टी को अपने चीते जी ना दे, क्योंकि आपने बॉम्बे डाइंग का नाम सुन ही लिया, संघानिया, और सब कुछ दे दिया बेटे को, उसको रोड पर डाल दिया। तो ये संघानिया बड़ा आदमी ऐसे दिखता है। उसके बाद ये बड़ा अजीब ओछा सा लगता है कि बड़ा बेटा के पास से शाम को खाना आएगा और छोटे बेटे के से मॉर्निंग में खाना आएगा। ये भी बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। आप माँ बाप के लिए कुछ करके एहसान नहीं करते। अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो आपको ना भगवान को मानते हैं ना किसी चीज़ को मानते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि आप माँ बाप इसलिए अक्षम हो जाते हैं बेचारे, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके शारीरिक बल खत्म हो जाता है, उनके पैसे नहीं होते हैं, इसकी वजह से वो झुक जाते हैं। वो लेकिन कई जगह है कि माँ बाप को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, निकाल भी मार देते, निकाल करके बाहर कर देते हैं। मेरे हिसाब से वृद्धा आश्रम का कंसेप्ट ही गलत है, और एक सख्त ही कानून बनना चाहिए कि अगर आपने
माँ बाप का एक कंप्लेंट पे बेटा या बेटी भी, उसको भी कानून के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरा थोड़ा विचार थोड़ा सा बहुत ही आक्रामक और बहुत ज्यादा, यानी कि आपका अपना भी विचार है और आप चाहते हैं कि सरकार भी कुछ ऐसे कानून। बिल्कुल, क्योंकि बगैर यहाँ पर है बहुत नालायक लोग हैं, इतना आसानी से कोई बात सुनने वाले नहीं हैं। एक तो थोड़ा सा तो होना चाहिए, और बार बार ये होना चाहिए कि आप अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को ना दें। मतलब इस कुछ ऐसा प्रोविज़न रखे कि आपके जाने के बाद, क्योंकि चलिए अब प्रॉपर्टी के चक्कर में ही कम से कम आपकी वो सेवा कर सके। जी 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 जी। और ये नहीं चलेगा कि कितना अच्छा होता था जॉइंट फैमिली, जैसे कितना अच्छा लगता है कि हंसी मजाक, हर छोटी छोटी बात में ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो खून तो ऐसे ही बढ़ जाएगा जी। कौन किसका बच्चा कहाँ पैदा हुआ, कौन पाल रहा है, पहले यही तो होता था। जी जी। आजकल तो होता है कि आप विश्वास, मतलब आप घर में आया को रखते हो और अपने घर के सबसे वैल्यूबल चीज को आप उसके ऊपर सुपुर्द कर देते हो, दे दिया आपने, और चले जाते हो नौकरी करना। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग रूढ़िवादिता को बढ़ावा? नो, कोई रूढ़िवादिता नहीं है। अगर पत्नी पढ़ी लिखी होगी, माँ पढ़ी लिखी होगी, तो परिवार भी काफी पढ़ा लिखा होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि घर टूटने का मेन कारण ये हो गया कि ईगो क्लैश करता है। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, पत्नी भी जॉब करती है, आपके पास 1 या 2 दिन का टाइम मिलता है, सैटरडे और संडे 2 दिन का टाइम मिलता है। जल्दी अब काम करते हैं, एक मशीन की तरह जिंदगी है, बच्चे का वो सब कुछ है, तो एक प्यार वाला संबंध खत्म हो गया। वो अपने कमरे में खाना खा रहा है, वो अपने कमरे में खाना खा रहा है, तो एक साथ बैठ के कम से कम, अगर हम लोग पुराना टाइम था, हम लोग आलती पालती मार के भी खाना खाते थे, जरूरी नहीं था, डाइनिंग टेबल का कंसेप्ट नहीं था जी। अब एक दूसरे से बात करते हुए खाना, हाँ आज का क्या हुआ। मुझे याद है मेरे फादर मेरी माँ से पूछते, आज तुमने पेपर पढ़ा क्या? अगर हम बीच में इंटरप्ट करते, तुमसे नहीं पूछ रहे, तुम्हारी माँ से पूछ रहे हैं। तो मेरी माँ को पता होता था कि इंदिरा गांधी के घर में क्या हो रहा है, जबकि गया में रहती थी। तो ये एक चीज़ था कि मतलब कि वो जो चीज़ था, और ज़रूरी नहीं है कि पहले क्या था कि हम लोग बहुत सारे भाई बहन होते थे, एक जैसा ही सबका फ्रॉक बनता था, जी, जी। एक ही जैसा सबका कपड़ा बनता था। आज आप दूसरे बच्चे को आप पहनाएंगे तो कहेंगे यूनिफॉर्म है क्या? तो ये एक चीज़ है कि मुझे लगता है कि प्रेस्टीज इशू हो गया अब हर चीज़। हाँ, प्रेस्टीज हो गया। आपके घर में ये होना चाहिए, आपके घर में वो होना चाहिए, क्योंकि एक दिखावे की ज़िंदगी ज़्यादा हो गई, प्यार खत्म हो गया, इमोशन खत्म हो गया, लोग एक दूसरे से चलना शुरू कर दिए। ये कैसे आगे बढ़ सकता है, हम कैसे पीछे रह सकते हैं? तो ये चीज़ है, फिर आपके पास नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है तो है। दिल्ली में मैं रहती हूँ और मेरे घर के आसपास में अरबपति खरबपति लोग हैं तो है। हमारे पास भी कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन है तो है ना, वो मेरी चीज़ें हैं ना। तो दूसरे की चीज़ों पर देख के कि दूसरे का गहना बहुत है, दूसरे का मकान बहुत बड़ा बड़ा है, गाड़ियाँ बहुत है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो सोचिए तो क्या है, पैसा रुपये से कोई सुख नहीं होता, असली खुशी घर के सुख शांति से होती है। आप रही हैं गया में, और गया में आपने अपना बचपन बिताया और फिर आप दिल्ली में आ गए। दोनों के जीवन में आपको कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है? सुनिए, एक बात बता रहे हैं कि 10 साल तक तो पता भी नहीं था कुछ भी, 10 साल की क्या होता है कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन सुधांशु जी, मेरी क्या आदत थी कि वहाँ पर भी अगर मेरे घर में बाहर से लोग आते थे, मेरे फादर बहुत लोगों को नौकरी वोकरी दिलवा देते थे, तो मैं देखती थी कि उनसे भी मैं पूछती थी, आपको उनके खाने की चिंता, उनके बारे में चिंता कि उनको किसी तरह से कुछ कमी नहीं हो। अगर मेरे पास कोई भिखारी आया और मेरा भाई उसको डंडे लेके दौड़ पड़ा उसको मारने के लिए, तो मैं रोते हुए उसके पीछे दौड़ जाती थी, रुक जा भिख मंगा, इस तरह का कहती थी मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा था। उसके बाद आप 5-6 साल की बात करेंगे तो 5-6 साल उतना कुछ मुझे, कोई सच पूछे तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है। अगर ये कहो, क्योंकि बीच में मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरी बड़ी बिटिया नहीं रही, और बड़ी बिटिया के उसका किडनी डैमेज हुआ था, मेडिकल की पढ़ाई उसको करनी थी। आफ्टर ट्रांसप्लांट हुआ, मैंने दिया, मेरे हस्बैंड ने भी किडनी दिया उसको, और उसके बाद उसने हिंदू कॉलेज से उसने एक और इंग्लिश में किया, बीटेक किया, एपटेक से 4 इयर्स का कोर्स किया, सब किया। 11 महीने तक उसने PNB गिल्ड्स में, पंजाब नेशनल बैंक में जॉब किया। तो लाइफ
मतलब वो ज़िंदगी मेरे अपने बच्चे का से इस तरीके से रच बस गई थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है विस्मृत हो गई। जहाँ तक दिल्ली में गाड़ी चलाने की बात है, तो मुझे सच पूछिए तो बिहार की लड़की जो कभी साइकिल में नहीं चलाती थी, वो दिल्ली की सड़क पर गाड़ी कैसे चला सकती थी? लेकिन वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जन्म में, आपकी ज़रूरत होती है तो सबका रोज़ टैक्सी मंगाने से वो ज़्यादा महंगा पड़ता था, मैंने चलाना शुरू कर दिया। और मैं डरती नहीं, मेरे में सबसे अच्छी बात है जीवन का, मैं निडर हूँ। अगर मुझे कभी अटल जी से भी बात करने का कभी मौका मिला है तो मुझे कभी डर नहीं लगा। और मेरे लिए सच पूछे तो मैं छोटा बड़ा का कोई भेदभाव कभी जीवन में रहा ही नहीं। मेरे लिए हर आदमी बराबर है। बहुत सारे लोग मेरे जो मेड सर्वेंट्स ये सब की परेशानियाँ होती है उसमें भी घुसती हूँ मैं, तो लोग मुझे कह सकते हैं कि मैं किस तरह की हूँ, कैसी हूँ। एक अच्छी काउंसलर हो सकती हैं आपकी, किसी की कोई प्रॉब्लम आई उसने बताया आपको, आप इन्वॉल्व हुई। सुधांशु जी, मैं किसी के प्रति कोई अन्याय करेगा तो मेरे जैसा आदमी कम से कम, फिर आपकी तलवार निकल जाए। तलवार तो नहीं निकलती, लेकिन मेरे जैसा आदमी, मेरे आदमी उसका हर कदम पे उसको सपोर्ट करेगा, तन से, मन से, धन से मैं सपोर्ट करूँगी। बेबाक मुलाकात में बेबाकी से एक सवाल हमारे जिसका हम इंटरव्यू लेते हैं उनको भी पूछने का मौका मिलता है। तो रेखा जी, अगर हम ये मौका आपको दें, यानी कि रिवर्सल है ये, आप चाहे तो हमसे भी कोई एक सवाल पूछ सकते हैं। सुधांशु, हमारी और आपकी हमें कब से जानते हैं आप? हमें तो ऐसा लगता है कि 2010 में हमारी आपकी काशी में मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात बड़ी अविस्मरणीय रही। जिस तरह से हम लोग मिले और फिर गंगा जी का दर्शन आपके साथ और फिर आपको नाव की यात्रा थी, अब उसमें आप डरने लगे। तभी हम समझ गए कोई डरने लगे, आयरन लेडी के साथ हम बैठे हुए हैं। आपको ये डर था कि आप डूब जाएंगे, हमने बैठो, चलो बैठो। और हमारा वो जो विश्वनाथ जी का जो दर्शन था जी, वो भी बहुत ही अद्भुत था। जबकि सावन के सोमवार में लोग बाबा के दरवाजे, हम बनारस के होकर के नहीं दर्शन कर पाते, ऐसे वंस इन ए ब्लू मून हम लोग जाने वाले हैं और ऐसे टाइमिंग में जाते हैं कि भीड़ ना हो। और वो दोपहर में हम गए और आपके साथ जिस तरह से पूरा रास्ता क्लियर था, आप एक आयरन लेडी बन करके गई हैं और वो जो आपकी भाव भंगिमा थी कि वो सारा प्रशासन आपको दर्शन कराया। नहीं, प्रशासन सारे सावन वाले सोमवार वाले जो हमारे ये थे, क्या कहते हैं उनको, जाते हैं ना कांवर लेके, कांवरिया भी खड़े थे और हम लोगों ने भगवान को स्पर्श किया जी। वो सब सारा आपका भौकाल? नहीं, भौकाल नहीं था, तो भौकाल नहीं था। आपने मुझे बताया कि इस तरह का चीज वहाँ मतलब बड़ी चीज हुई, मुझे नहीं लगा। और लोगों को स्पिरिचुअल्स के बारे में पता है, लेकिन वो जब आप आई तो वो सारा भौकाल के कारण हमारा भी दर्शन। दूसरी बात क्या है कि वो भी था कि रोड बिल्कुल, हमारी गाड़ी बिल्कुल अलग से निकल गई। आज तो वो सब आप की महिमा, मेरी महिमा नहीं थी, इसमें दो राय नहीं है कि आप अगर शायद सच्चे मन से आप जाते हैं तो ईश्वर भी आपको रास्ता कुछ देता चला जाता है। सर है, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत अगर अच्छी इंसान बन जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे दिल के अंदर में कालापन नहीं हो, क्योंकि ये सिर्फ दिवाली में क्यों बातें होनी चाहिए कि दिवाली में सफाई होनी चाहिए, पूरे हमेशा सफाई होनी चाहिए आपके दिल, हमेशा होनी चाहिए। तो रेखा श्रीवास्तव जी से बात करने के लिए इतना अच्छा लग रहा है हमें कि इच्छा नहीं हो रही कि ये इंटरव्यू यहाँ पे समाप्त हो। हम आगे फिर हम आपको कवर करेंगे। फिलहाल बेबाक मुलाकात में द सुधांशु शो में आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।